नमस्कार दोस्तों। हॉस्टल वार्डन के लिए हम लोग देखेंगे। ये मैथ्स है, कंप्यूटर है और बाल मनोविज्ञान का देखेंगे। पहले मैथ्स का वीडियो रहेगा, उसके बाद कंप्यूटर का मैं वीडियो रहेगा, उसके बाद बाल मनोविज्ञान का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहेगा और ये करेंट अफेयर अभी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी वीडियो रहेगा। और ये थोड़ा सा लेट हो गया, 16 से 30 अगस्त तक है। वीडियो डालना था, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था इसलिए लेट हो गया। ये 5 सितंबर तक डलेगा, जिसमें लगभग 9-10 वीडियो रहेगा। तो आज देखेंगे मैथ्स का व्यापम, जैसा सिलेबस अकॉर्डिंग पूछता है, टू द पॉइंट पूछता है। 25 नंबर का मैथ्स है, आपका इम्पोर्टेंट है। यहीं से सिलेक्शन आपका होना नहीं होना यहीं से बहुत डिपेंड करेगा। और यहाँ पे टू द पॉइंट देखेंगे। लघुत्तम पहले है, एलसीएम का है। एलसीएम का कैसे टॉपिक आता है इसमें? व्यापम डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूला बेस और कॉन्सेप्ट बेस पूछता है। तो इसमें देखते हैं, पहले देखते हैं, इसको याद रखिएगा। ये आपका मैथ्स का रहेगा, हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद कंप्यूटर का भी रहेगा, 30 नंबर का आपका कंप्यूटर का होने वाला है। और बाल मनोविज्ञान का जो 10 नंबर का होगा। और योग शिक्षा वाला भी एक वीडियो लाऊंगा मैं। और एक करेंट अफेयर आपका 5 नंबर का। तो मेजर मेजर टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें एलसीएम एचसीएफ पहला टॉपिक देखते हैं। तो इसको बेसिक आप लोग को पता है, एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। जितना भी संख्या दिया रहता है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वो एलसीएम हो जाता है। ठीक है, थोड़ा रिकॉर्डिंग में इधर उधर हो रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझिए आप। और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन इसमें से आता है, भिन्न दिया रहता है, भिन्नों का लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक। इसको व्यापम अकॉर्डिंग ये पीडीएफ को बनाया गया है, कैसे कैसे टाइप्स में बांटा गया है और क्वेश्चन कहाँ से आता है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, भिन्न भिन्न दिया रहता है और उसका लघुत्तम या महत्तम समापवर्तक पूछा रहता है। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 3/5, 6/35 और ये क्या है, 3/20। एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका कुछ नहीं करना रहता है, यहाँ पे फार्मूला देख लीजिए आप। जो एलसीएम पूछा रहता है तो एलसीएम ऊपर में आ जाता है, ठीक है, अपॉन एचसीएफ। और अगर एचसीएफ पूछा रहेगा तो ऊपर में एचसीएफ रहेगा और नीचे में एलसीएम। मतलब ये ऊपर में एलसीएम का मतलब है अंश में जो दिया रहता है उसका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 3, 6 और 3 ये अंश में है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है बोल रहे हैं, तो इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। और ये 5, 35 और ये 20 ये आपका हर में है, तो हर का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो हर का एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। उसी को दोनों को बटे कर देंगे ये वाले फार्मूले में, तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। और इसी का अगर एचसीएफ निकालना रहता तो कैसे करते, 3, 6 और 3 का एचसीएफ निकालते। ठीक है, तो उसका एचसीएफ 3 हो जाएगा और इसका एलसीएम निकालते 5, 35 और 20 का। इसको दोनों को अपॉन कर देते हैं, उसके बाद ये एचसीएफ हो जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन में है 7 और 9 और 23, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। ये हो जाएगा सेकेंड फार्मूला, एचसीएफ। और जो नीचे में है 15, 20, 30 उसका एलसीएम। तो यहाँ से हो जाएगा। एक टॉपिक ये आता है। अब दूसरा टाइप से ये आता है, दशमलव का लघुत्तम व महत्तम समावर्तक ज्ञात करना। ये तो अंश का देखे। अब दूसरा देखते हैं, ये वाला दशमलव अगर दिया रहता है तो। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 1.5, 0.12, 0.5 एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको बटे में तोड़ लेते हैं आप, 15/10 हो जाएगा 1.5। ये 12/100 हो जाएगा और ये 5/10 हो जाएगा। तो सेम फार्मूला फिर वैसे लगा दीजिए, ये ऊपर में जो लगाए हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, ये आपको अब ठीक दिखेगा। ये भाई यही वाला फार्मूला चलेगा। आपको अपॉन में 100 कर लेना है, उसके बाद हो जाएगा। अब एक देखते हैं अनुपात पे आधारित। जैसे दो संख्याओं का अनुपात 3/5 है, 3 अनुपात 5 है तथा उनका महत्तम समावर्तक 17 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए।
यहाँ पे एक दे रहता है, महत्तम समावर्तक दिया रहता है और संख्याएं ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, इसका फंडा क्या है, जो संख्या रहता है, अनुपात में जो संख्या रहता है, अनुपात में जो संख्या रहता है, 1 मिनट, ठीक है, अनुपात में जो संख्या रहता है उसको महत्तम समावर्तक से गुणा कर देते हैं अलग अलग, तो वही आपका क्या निकल जाता है, संख्या निकल जाता है। जैसे उसी अनुपात में रहता है महत्तम समावर्तक, तो संख्या निकालने के लिए अनुपात को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3:5 दिया है, महत्तम आपका 17 दिया है, तो 17 तिया ये 51 हो गया और 17 पंचे 85। ठीक है, तो संख्या क्या क्या है इसका, 51 और 85। तो और चेक कर सकते हैं आंसर आपका। मैथ्स का बहुत सा ऐसा क्वेश्चन रहता है व्यापम एग्जाम में या अदर एग्जाम में जिसको आप ऑप्शन से भी आप आंसर ला सकते हैं। तो 51 और 85 का अनुपात करेंगे तो ये 3:5 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अनुपात को महत्तम समावर्तक से गुणा कर देना है तो ये संख्या निकल जाएगा। अब जैसे नीचे वाला क्वेश्चन में देखते हैं, अनुपात 1:2:3 है तथा उनका महत्तम 12 है। अब क्या हो जाएगा, ये 12 एकम 12 और ये 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो संख्या क्या हो जाएगा, 12, 24, 36। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ये हो गया, ये सेम क्वेश्चन है, ये आपको फार्मूला लिखा है नीचे, लघुत्तम निकालना है तो महत्तम गुणित अनुपात का गुणा, वही लिखा हुआ है। अब देखते हैं एक संख्या, अगर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा उनका लघुत्तम कितना है, ये 108 है। महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, वहां पे लघुत्तम ज्ञात करना था, यहाँ पे महत्तम समावर्तक ज्ञात करना था। तो यही बेसिक फार्मूला है, ये वाला, ये ऊपर वाला। तो इसी में अगर आपको लघुत्तम दे दिया है, अनुपात का गुणा भी आपको यहाँ पे, हाँ ठीक है, अनुपात का गुणा हो जाएगा और ये महत्तम समावर्तक निकल जाएगा। तो पक्षांतर करके क्या क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, महत्तम समावर्तक बराबर लघुत्तम समावर्तक बटे अनुपात का गुणा। तो ये आपका अनुपात का गुणा क्या हो जाएगा, 1:2:3 है तो इसका गुणा हो जाएगा ये वाला, और लघुत्तम आपको ऑलरेडी दे दिया है ये 108, तो इसका आंसर ये हो जाएगा फिर। ठीक है, अब एक व्यापम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये वाला क्वेश्चन है आपका संख्याओं पर आधारित प्रश्न। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो इसका कुछ नहीं रहता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणित महत्तम, इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है, या इसको शॉर्ट टर्म में आप याद रख लीजिए, 1 और 2 बराबर एल एच, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम और ये महत्तम, 12 बराबर एल एच या 1, 2 बराबर एल एच। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करेगा, आपको क्या करेगा, पहली संख्या देगा, 3 देगा, कोई भी 3 इसमें से देगा। ठीक है, पहली संख्या अगर दे रहा है, दूसरी संख्या दे रहा है और लघुत्तम अगर दे रहा है तो क्या पूछेगा, महत्तम पूछेगा। इसमें से अगर दूसरी संख्या लघुत्तम और महत्तम समावर्तक दे रहा है तो पहली संख्या पूछेगा। कोई भी 3 देता है और एक आपको पूछता है, पक्षांतर करके निकालना है। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें दो संख्याओं का महत्तम 12 है, ये महत्तम को दे दिया है, और लघुत्तम 1920 है, ये लघुत्तम को भी दे दिया है। एक संख्या 72 है, मतलब पहली संख्या क्या है, 72 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ये मान को रखना है और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। कोई भी 3 इसमें से देगा और एक संख्या को पूछेगा, तो ये फार्मूला में रखना है आपको और पक्षांतर करके या गुणा करके इधर आपको निकाल लेना है। ये व्यापम को फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें घंटियों पर आधारित प्रश्न, ये घंटियां या सिग्नल है ये। ठीक है, दो टाइप से बनता है इसका, या तो घंटी रहता है या तो सिग्नल रहता है। एलसीएम निकालना है जितना भी दिया रहता है। क्वेश्चन देखते हैं इसमें, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई तथा 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो बताइए कितने सेकंड के बाद पुनः एक साथ बजेगी। इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम का जो आंसर आएगा उतने सेकंड के बाद वो बजेगी। ठीक है, सबका एलसीएम निकाल देते हैं, 504 सेकंड आएगा। इसको आपको मिनट में कन्वर्ट कर लेना है, यहाँ पे मिनट में भी पूछ देगा ये कितने मिनट के बाद पुनः बजेगी, तो इसको 60 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पे सिग्नल भी आता है, जैसे सिग्नल में पूछ देगा
5 सिग्नल 10, 20, 30, 40 और 50 सेकंड के अंतराल में बदलती है, तो एक साथ वह कब बदलेगी पुनः, तो उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, वो एलसीएम आंसर आ जाता है। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। 10, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजे हो, तो बताइए कि 10 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठा बजेगी। ठीक है, तो इसका पहला निकाल लेंगे। 120 सेकंड में पुनः बजेगी ये। 120 सेकंड मतलब 2 मिनट में बजेगी, तो 10 सेकंड में कितनी बार बजेगी। पहले स्टार्टिंग में एक बार वो बज चुका है। ठीक है, तो 10 में कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये स्टार्टिंग का 1 हो जाएगा, तो ये कितने बार हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा। 20 सेकंड में 20 मिनट में कितनी बार बजेगी, 2 मिनट लगता है उसको पुनः बजने के लिए, तो 20 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और एक बार वो स्टार्टिंग में बजी थी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। इसी तरह ये 30 का हो जाएगा 15 हो जाएगा और एक स्टार्टिंग का ये 16 हो जाएगा। एलसीएम निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं यहाँ से एक जो आपको फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला बनता है। एक कमरे की फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 60 फुट 36 फुट है। इस कमरे की फर्श पर बड़े से बड़े आकार की वर्गाकार पत्थर लगाए जाते हैं, मतलब टाइल्स लगाना है। महत्तम हाँ टाइल्स लगाना है, तो कितना टाइल्स लगेगा। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है। जैसे आपका ये है आयत है या कमरा है, तो इसका लंबाई आपको दे दिया है और ये चौड़ाई दिया है और लंबाई दिया है, दोनों दिया है। ठीक है, अब पत्थर लगाएंगे वर्गाकार, तो ये वाला आप लगा रहे हैं, तो इसका आपको एरिया निकालना है। टोटल पहले एरिया यहाँ इसका निकलेगा कमरे का, और जो फर्श या पत्थर निकालना है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है एक पत्थर का, तो उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखो पत्थरों की संख्या या टाइल्स की संख्या, कमरे का क्षेत्रफल, ये आपको निकल जाएगा लंबाई और गुणित चौड़ाई से। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई से। अब इसका जो महत्तम आएगा वो क्या रहेगा आपका, फर्श का इसमें लगने वाला फर्श का आपका एक भुजा रहेगा, तो महत्तम क्या हो जाएगा इसका, 12 हो जाएगा। 60 और 36 का 12 हो जाएगा, तो 12 गुणित 12, इसका एक भुजा निकल गया। लंबाई या चौड़ाई वर्गाकार है तो दोनों बराबर रहेगा, तो ये 12 इसका महत्तम निकालना रहता है। वही आपका फर्श का एक भुजा रहता है, मतलब दोनों भुजा रहता है। महत्तम आपका लंबाई भी वही रहेगा वर्गाकार पूछा है तो, और चौड़ाई भी वही रहेगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा पत्थरों की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक पत्थर का क्षेत्रफल, एक कमरे का क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा लंबाई और चौड़ाई से, वहां से आप यहाँ इसको निकाल सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, एक पत्थर का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका महत्तम यही एक भुजा हो जाएगा, और महत्तम लंबाई अगर निकल गया तो चौड़ाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेम सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 गुणित 12, और ये अपॉन में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 पत्थर लग जाएंगे। ठीक है, इसका आपको महत्तम निकालना है। महत्तम एक का निकालना है, एक फर्श का, और वर्गाकार है तो दोनों निकल जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, इसको दे दिया है आपको सेंटीमीटर में भी दे दिया है, तो दोनों को गुणा करना है, ये सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नंबर सिस्टम का है, ये नहीं है अभी। एवरेज का देख लेते हैं। लघुत्तम में बस वही है, 2-3 मेन है। ये वाला आपका फर्श वाला हो जाएगा, ये आपका फर्श वाला क्वेश्चन, ये फर्श वाला क्वेश्चन हो जाएगा एक टाइप ये, और एक टाइप आपका पहली दूसरी संख्या वाला हो जाएगा, ये वाला पूछता है, और ये वाला पूछता है। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है। ठीक है, कोई भी 3 देगा, एक को पूछेगा। रिकॉर्डिंग करते समय और इसमें मोबाइल में ढंग से नहीं बन रहा है, फिर भी देखिए आप जितना पढ़ सको। आगे देखते हैं इसमें एवरेज इक्वेशन यहाँ पे बेसिक वाला स्टार्टिंग में है। साधारण प्रश्न पहले देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं इसको, पदों का योग और पदों की संख्या।
ठीक है, औसत कितना हो जाएगा? क्वेश्चन पहला देखते हैं। 15, 16, 12, 16, 15, 20 तथा 25 का औसत। औसत मतलब बांटना है दोनों बराबर बराबर। अगर यही चॉकलेट रहता, 5 बच्चे हैं, एक को 12, एक को 16, एक को 15, एक को 20, एक को 25 चॉकलेट है उनके पास, 5 बच्चे हैं। अगर एक दूसरे को बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, औसत मतलब बराबर बराबर वितरण से है। तो ये पदों का योग और पदों की संख्या। इसमें 5 बच्चे हैं तो टोटल कितना चॉकलेट है? अगर यही चॉकलेट में हो जाएगा तो इतना चॉकलेट आ गया, जोड़ दो। अब पांचों को एक दूसरे से बांटना है, डिवाइड करना है बराबर बराबर। ठीक है, तो पदों की संख्या 5 जने हैं तो 5। ये बेसिक है आपका। अब देखते हैं यहाँ पे टाइप फर्स्ट चालू होता है। 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। तो 9 गुणज कितना हो जाएगा? 3 का प्रथम, 3, 6, 9, 12 ऐसे करके ये हो जाएगा। ठीक है, ये 27 है, ये 29 नहीं है, 27 है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? प्रथम पद अंतिम पद प्लस में रहेगा और ये बटे 2 हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और अंतिम पद आपका 27 हो जाएगा। ये द्वितीय पद नहीं है, ये अंतिम पद है। अंतिम हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका आपका आ जाएगा। 17 के प्रथम 5 गुणजों की औसत। तो 17 का प्रथम पद कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 5 गुणज हो रहा है तो 17 पंचे 85, ये 85 हो जाएगा अंतिम पद, बटे 2। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये वाला फेवरेट क्वेश्चन आता है व्यापम का, इससे पूछता है 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? इसमें डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है बोल रहे हैं भाई, ये 12 और 2 घटा दिया जाए तो 2 घटा दो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? नया औसत 10 हो जाएगा। या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 6 संख्याओं का औसत 12 है तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 12 छक्के 72। ठीक है, ये 72 हो जाएगा, 72 अंक हो जाएगा। और 2 घटा दो, प्रत्येक में 2 घटा दो तो ये 72 में 6 संख्या है, 6 दूनी 12, 12 घट जाएगा तो कितना आएगा? 60। और कितना संख्या है? ये 6 संख्या, तो 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? ये आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 संख्याओं का औसत 28 है, ये वाला क्वेश्चन। यदि प्रथम संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको कुछ नहीं करना रहता है, आपको प्रथम संख्या ऐसे लिख लो आप, प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या और तीसरी संख्या। ये इक्वेशन बस आपको जमाना आना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ अगर गलती हुआ तो ये पूरा गलत हो जाएगा और यहाँ सही हुआ तो पूरा सही हो जाता है। 4-5 सेकंड में बन जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं 3 संख्याओं का औसत 28 है बोल रहे हैं। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की आधी है, ये प्रथम संख्या दूसरी संख्या की आधी है तो अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो प्रथम संख्या इसकी क्या है? ये आधी है, ये हुआ। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, दूसरी संख्या क्या है? 2x है, 2x है तो तीसरी संख्या दुगुनी है बोल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला अगर इक्वेशन जम गया आपसे क्वेश्चन के हिसाब से तो कुछ नहीं करना है, औसत 28 है बोल रहा है तो कितनी संख्या है? तीनों को जोड़ दो, वही पदों की संख्या और पदों का योग। ये आप जोड़ दिए, x 2x प्लस 4x और कितने है? ये 3। औसत कितना दिया है? 28। तो कितना हो जाएगा? ये 7x बराबर 28। ये पक्षांतर हो जाएगा, गुणा उधर भाग उधर जाके गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? x या h माना है यहाँ पे, x या h कुछ भी मान सकते हैं आप। तो h बराबर 12। अब यहाँ पे निकाल लो, x बराबर अगर 12 आ गया तो दूसरी संख्या 2x है तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और तीसरी संख्या 4x है तो 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। अब 12 और 24 और 48 तीनों को जोड़ोगे और 3 से डिवाइड कर दोगे तो इसका औसत कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे देख लेना पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। प्रश्न अनुसार इसको बस जमाना है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की आधी है। दूसरी संख्या अगर 2x है तो आधी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तीसरी संख्या 2 गुनी है दूसरी संख्या से, तो अगर दूसरी संख्या 2x है तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, 4x। अब इसका औसत फार्मूले में वो कर दो, तीनों को जोड़ेंगे तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो औसत 28 ये दिया है क्वेश्चन में आपका। और ये x का मान निकाल लिए, फिर यहाँ पे आप रख सकते हैं x बराबर 12 है तो 2x 24 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी है, तीसरी की तिगुनी है, ये वाला आप रख दिए इक्वेशन में। ठीक है, उसके बाद औसत कितना है बोल रहा है 44, तो एक से बराबर अगर ये आ गया 12। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो अब यहाँ पे रख दो, 12 दिया ये हो जाएगा 36, और 12 दूनी 24 दिया, ये वाला दूसरा संख्या निकल जाएगा, ये फिर तीसरा संख्या निकल जाएगा। और बड़ी संख्या है आपको 6h, ये वाला आ गया 6h आपको बड़ी संख्या है, दूसरी संख्या ही बड़ी संख्या है उसका, तो 6h 12 छक्के ये 72 आपका आ गया। और चेक भी कर सकते हैं आप, 3h 12 तिया 36 और 12 छक्के 72 और 12 दूनी 24, तीनों को ऐड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका औसत कितना आ जाएगा 44, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। बहुत सा आपका ऑप्शन से भी हो जाता है, चेक भी हो जाता है। एक आपका ये आता है नेक्स्ट टाइप, कुल वृद्धि होता है तो औसत में कितना वृद्धि होता है। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। या ऐसा भी पूछ देता है 10 विद्यार्थी हैं, उनका औसत अगर 50 है, शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है तो औसत कितना बढ़ जाता है, औसत हो जाता है टोटल 52 हो जाता है। तो शिक्षक की उसका वेट कितना है या आयु कितना है, आयु से भी पूछ सकता है। आयु 10 10 विद्यार्थियों का औसत आयु ऐसे करके, आयु ये भार की जगह में आयु या भार कुछ भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कुल वृद्धि बराबर क्या होता है, संख्या गुणित औसत वृद्धि। कुल वृद्धि कितना हो रहा है आपका, कुल वृद्धि निकालना है आपका। संख्या कितना है 25 है, 24 विद्यार्थी हैं और एक शिक्षक है तो कितना हो गया 25, और औसत वृद्धि कितना हो गया 400 ग्राम, मतलब 1000 में 1 kg में 400 बढ़ रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 10 kg। तो अध्यापक का औसत भार कितना हो जाएगा 35 + 10, ये अध्यापक आए इसीलिए उसका एवरेज बढ़ा है, इसीलिए 35 औसत था और 10 आपका ये वाला हो गया, वृद्धि हुआ है 10 kg का वृद्धि हुआ है, तो ये 45 kg हो जाएगा। इसी प्रकार आपका ये रन वाला रहता है, खिलाड़ी रन कि 10 पारी में इतना रन बनाया और अगले पारी में इतना रन बनाता है तो औसत वृद्धि बढ़ जाता है, तो लास्ट पारी में कितना रन बनाया है, ये वाला टाइप से आता है। तो इसमें देख लेते हैं कुल वृद्धि, क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रन भी पूछ सकता है, औसत आयु भी पूछ सकता है और आपका वेट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वृद्धि यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है वृद्धि, कितना वृद्धि हो रहा है औसत में। तो संख्या कितना है 12 खिलाड़ी और कैप्टन आ गया तो 13 हो गया संख्या। औसत वृद्धि कितना है क्वेश्चन में दिया है आपको 1 वर्ष वृद्धि, तो ये क्या हो जाएगा, कुल वृद्धि कितना हुआ है 13 हुआ है। तो कप्तान की आयु कितना है 25 और 13 ऐड हो गया है, कैप्टन के आने से ही औसत वृद्धि हुआ है, तो 25 सबका है और कैप्टन आ गया तो बढ़ जाएगा। तो कमी सेम वृद्धि टाइप से कमी हो जाएगा। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो नए कर्मचारी की औसत आयु
ज्ञात कीजिए। ये 37 से कम ही रहेगा, कमी आ गया है तो कुल कमी संख्या कितना है, 6 कर्मचारी और एक ऐड हुए हैं तो 7 हो गया, और कमी ये कितना हो गया, 7 दूनी 14। अब नए कर्मचारी की औसत आयु 37 माइनस 14, ये 23। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कमी या संख्या से आपको वो करना है, और संख्या एक ऐड हो जाएगा, नया शामिल होगा तो ऐड हो जाएगा ये संख्या। सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, संख्या 6 कर्मचारी है, एक और ऐड हो रहा है तो ये 7 हो गया। औसत कमी या वृद्धि दिया रहेगा आपको, 1 या 2 वर्ष दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, कुल वर्ष निकल गया। अब 37 वर्ष भी दिया है, ये वर्ष भी दिया रहेगा आपको, इसी में से अब कमी हो रहा है तो इसमें प्लस नहीं होगा, इसमें माइनस होगा, तो नए का कितना हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें सेम पैटर्न है, ये वाला क्वेश्चन भी ये सेम है। अब औसत चाल पर आधारित प्रश्न देखते हैं। फास्ट मोड हो रहा है तो थोड़ा सा समझते चलिएगा, टाइम भी नहीं है और टू द पॉइंट है ये। आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, पीडीएफ को देखेंगे तो हो जाएगा आपका, पीडीएफ सॉल्व करते जाएंगे तो, और इसमें कंटिन्यू आपका रहेगा, सिलेबस कवर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन आना है इसमें से, और ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं रहेगा क्योंकि आपका 12th बेस है। 25 क्वेश्चन है, टाइम लिमिट भी 2 घंटा है, तो इसमें आपका हार्ड लेवल का नहीं रहेगा। जो पूछता है व्यापम उसी पैटर्न में पूछेगा, नंबर बस चेंज रहेगा, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है मैथ्स के लिए। मैथ्स नहीं बन रहा है सर, मैथ्स नहीं बन रहा है, हुआ टाइप से मत बनाओ इसको, ठीक है। जितना पढ़े उतना रिवाइज करो और टू द पॉइंट पढ़ो, ज़्यादा इधर उधर मत भागो। आगे बढ़ते हैं, औसत चाल पर आधारित, तो ये कुछ नहीं रहता है, अगर 2 दिए रहता है तो उसका औसत चाल 2x y बटे x प्लस वाई। एक आपका एलसीएम एचसीएफ से फिक्स है, एक या 2 क्वेश्चन, अब 2-2 क्वेश्चन देना है उनको। अगर 2-2 क्वेश्चन दे रहा है, 9-10, हाँ 9-10 या 11 टॉपिक है उसमें, 2-2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं देखना है, 4-5 टाइप देखना है जो इसमें कवर हुआ है, और व्यापम का सॉल्व करके वो करना है। मैथ्स का पैटर्न सेम रहता है, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैथ्स का पैटर्न सेम रहता है। अब जब सॉल्व करोगे ना तो नंबर बस चेंज होता है, तो इधर उधर मिक्स मैच मत हो, और ज़्यादा ट्रिकी भी मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो थोड़ा सा। ट्रिकी आप क्या है, पूरा फार्मूला रट के जाओगे, ट्रिक रट के जाओगे, वहाँ पूरा मैक्स मिक्स हो जाएगा पूरा इधर उधर। तो सिंपल वे में पढ़ो और ज़्यादा मत पढ़ो इसको, ठीक है। ये उतना पढ़ो जितना रिवाइज कर सको, टू द पॉइंट पढ़ो, बनेगा क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें ये वाला देख रहे थे ना। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, दूरी कितना है, दूरी सेम है, बस उसकी चाल कम हो रहा है और एक में ज़्यादा हो रहा है। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, 2xy बटे x प्लस वाई। 60 और 40 का गुणा कर दो आप, और इसमें प्लस कर दो जो दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटे। ये वाला भी सेम क्वेश्चन है। अगर वो 3 दूरी चला है, 3 चला है, इसमें 3 दिया है, 3 बराबर भागों में बांटकर 10 किलोमीटर कोई दूरी है, उसको 3 बार चलना है अलग अलग चाल में, एक में 10 किलोमीटर प्रति घंटे, एक में 12 और एक में 15। तो औसत चाल, उसका दूरी सेम है ना, दूरी नहीं बदल रहा है यहाँ पे, तो औसत चाल यहाँ पे हो जाएगा 3xyz बटे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना दिया है 10, 12 और 15, और नीचे में क्या कर दो, 10 और 12 प्लस, 12 15 प्लस, और 15 10 प्लस, यही एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये एक्स है, वाई है, ये जेड है, तो ये आपका ये निकल जाएगा। अब क्रिकेट पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं, वही रन वाला बोला, रन वाला है ये। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, उसमें 12वीं पारी में 120 उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाए, जिससे औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। अब देख लेते हैं, इसमें ये नंबर है, ये एवरेज है और ये टोटल संख्या है।
नंबर कितना है 11, ये पारी हो गया। 11 पारी में उन्होंने बनाया, एज बना लेते हैं, एवरेज निकालना है, नहीं दिया है। तो टोटल आपका ये हो जाएगा 11 एच। अगर औसत कितना रहता है ये मालूम नहीं है अभी, तो टोटल संख्या कितना रन बनाया है 11 पारी में, 11 एच हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है 12वीं पारी, तो ये क्या हो गया, ये पारी हो गया। और एवरेज क्या बोल रहा है, एक्स प्लस 5। कैसे होगा ये, 5 रन की वृद्धि। तो एक्स अगर पहला है तो ये 5 रन की वृद्धि एवरेज में, तो ये कितना हो जाएगा 12x प्लस 60। अब क्वेश्चन में कर दो, 12वीं पारी में 120 रन बनाए, दोनों को माइनस कर दो। 12वीं पारी में ये 12 का एवरेज हो जाएगा, ये 11वीं पारी का एज हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। टोटल 120 रन, तो ये कितना निकल जाएगा, 60 निकल जाएगा। अब नया औसत कितना निकल जाएगा, 5 रन की वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर और सिंपल देख सकते हो, यहाँ पे 11 पारी में बनाया एच, 11 का एच, एवरेज पता नहीं है। 12 में बनाया 120, 5 रन की वृद्धि, 55 से घटा दो आप, 11 पंचे 55, तो ये कितना हो जाएगा 65 रन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सेम है, परिवार संबंधी। परिवार संबंधी 5 वर्ष पूर्व एक पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। अब वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चे इसी समय अंतराल में पैदा हुए की औसत आयु 21 वर्ष है। बच्चे के जन्म के बाद आयु कितना हो गया, 21 वर्ष हो गया। तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखना है, पति पत्नी 5 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व क्वेश्चन के हिसाब से ही लेना है, कितना था उनका एवरेज, 25 वर्ष था। तो वर्तमान कितना हो जाएगा, 25 वर्ष है पत्नी की आयु में, और पति की आयु में 5 5 ऐड कर दो, तो ये 30 हो जाएगा। 30 गुणा 2, 60 वर्ष हो जाएगा। अब तीनों आ गए हैं। बच्चे के जन्म के उपरांत 21 वर्ष है, औसत आयु कितना है इनका 21, और ये कितने गए हैं, पति पत्नी और बच्चे 3 हैं, तो ये कितना हो जाएगा 63। अब वर्तमान आयु और बच्चे की इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना है, बच्चे की आयु 3 है। इसको आप रख के भी देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं, 3 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, इसमें सेम क्वेश्चन है ये भी। एवरेज आयु 23 वर्ष है 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में देख लो 23 वर्ष है, तो ये 28 हो जाएगा। 28 गुणी 2, पति और पत्नी है तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। टोटल आयु कितना है इनका वर्तमान में, योग करोगे तो 56 वर्ष है। अब 3 शामिल हो गए, बच्चे भी शामिल हो गए, तो एवरेज आयु कितना हो गया 19, और ये 3, ये क्वेश्चन में दिया है 19 वर्ष, तो ये 57। तो बच्चे की आयु कितना है, 1 वर्ष है। टोटल संख्या निकालना है, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है औसत का, टोटल संख्या निकालना है आपको। उसमें आपको जितना भी रहेगा उसको डिवाइड कर देना है। तो टोटल संख्या यहाँ पे देख लेते हैं, वर्तमान में कितना है, पूर्व 5 वर्ष पूर्व 23 है, तो वर्तमान 28 हो जाएगा। और 2 जने हैं पति पत्नी, तो 28 गुणा 2 करोगे तो आयु कितना हो जाएगा उनका, योग 56 हो जाएगा। अब 3 शामिल हो गए हैं, औसत कितना है बोल रहे हैं 19, और ये कितने हैं 3, तो कितना हो जाएगा 57। तो इनका अंतर ही बच्चे का आयु हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, तापमान दिया रहता है, उसको निकालना है। तो जो कॉमन रहता है उसको कट जाता है, कॉमन है तो कॉमन में कट जाएगा, और बाकी उसको आप पक्षांतर करके निकाल सकते हैं इक्वेशन करके। जैसे देखते हैं, सोमवार मंगल बुध का औसत तापमान 37 डिग्री है, मंगल बुध और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री है। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो, तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। ये दिया है आपको इक्वेशन, फर्स्ट बना लीजिए। 37 गुणा 3, कैसे गुणा 3 कैसे किए हैं, 3 है, सोम मंगल बुध 3, तो ये क्या निकल गया, संख्या या औसत निकल गया। अब फिर 3 दिया है, मंगल बुध बृहस्पति, इसका 34 गुणा 3, 3 है तो 3 से, तो 102 हो गया। अब
जो कट रहा है बुधवार बुधवार ये कैंसिल हो जाएगा, मंगल मंगल ये कैंसिल हो जाएगा। तो सोमवार और बृहस्पतिवार ये दोनों का कितना है माइनस में 9 डिग्री सेल्सियस है, 111 माइनस 102। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो बृहस्पतिवार का तापमान ये एच बटे 4/5 कर देना है, एच माइनस इसी में रख देना है 9 डिग्री सेल्सियस। तो एच का आ जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस और 4/5 है बोल रहा है तो ये 36 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये सेम क्वेश्चन है, इसमें 3:2 दे दिया है। तो ये 3:2 ये यहाँ तक आपको निकालना ही है। जो क्वेश्चन में दिया है 38 गुणा 3 114। पीडीएफ अगर ये समझ नहीं आ रहा होगा कुछ कुछ नंबर इसमें, तो आप पीडीएफ देख सकते हैं इसका। और ये 3 फिर दिया है फरवरी मार्च अप्रैल 35 दिया है, मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 105। अब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे कंडीशन दे दिया है जनवरी तथा अप्रैल माह का अनुपात 3:2 है। तो जनवरी का अगर 3H है तो इसका क्या हो जाएगा 2H है, 9 डिग्री सेल्सियस। तो एच का मान आपका निकल गया। अब जनवरी का पूछ रहा है तो जनवरी का एच का वैल्यू निकल गया, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आगे सेम पैटर्न है। अब विविध देख लेते हैं इसमें एवरेज का मेन आपका है ये वाला, ये मौसम पर आधारित और ये रन बनाए या और ये कमी या वृद्धि। अगर कोई शिक्षक आ जाता है या खिलाड़ी आ जाते हैं तो उनका औसत वृद्धि हो जाता है, तो उनका औसत कितना होगा, नया औसत कितना होगा, वृद्धि, ये वृद्धि या कमी हो जाता है, ये कमी हो जाता है। ये वाला यहाँ से पूछता है कुल कमी कुल वृद्धि अगर आ जाते हैं या अगर चले जाते हैं। और एक आपका संख्या है, 3 संख्या का औसत ये है, कंडीशन दे दिया है पहली संख्या गुनी है, 1 2 3 मानना है और ये इक्वेशन बस में ध्यान देना है। इसको आपको क्वेश्चन के हिसाब से जमाना है, तो फिर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा। और ये तो सेम है, क्रमागत वगैरह पूछेगा तो ये फर्स्ट टाइप है, बहुत इजी है, ऐसा नहीं पूछता है। अब आगे पढ़ते हैं। इसमें क्रिकेट वाला हो गया, मौसम वाला भी हो गया है, विविध वाला देख रहे थे, एक इसमें का देख लेते हैं। किसी कार्यालय में सभी स्टाफ की औसत आयु 120 रुपये प्रति माह है। औसत आयु 120 रुपये प्रति माह है। सभी अफसरों की आय 460 रुपये प्रति माह है तथा जो अन्य कार्य करता है, अच्छा उनको देते हैं, पैसा देते हैं, उनकी औसत आय है जी, आयु नहीं है। ठीक ठीक, किसी कार्यालय में सभी स्टाफ की औसत आय 120 रुपये प्रति माह है। ठीक है, सभी अफसरों की औसत आय 460 रुपये है प्रति माह है तथा जो अन्य कार्य करता है उनकी औसत आय 110 प्रति माह है। यदि अफसरों की संख्या 15 हो तो उनकी संख्या ज्ञात करें जो ऑफिसर नहीं है। अब देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कुल ऑफिसरों की संख्या 15, ऑफिसर का औसत आय कितना है 460, अन्य का कितना है ये भी दिया है 110, और टोटल कितना दिए हैं सभी स्टाफ का, तो इसमें ऑफिसर भी शामिल है अन्य भी है, तो टोटल को यहाँ पे सेंटर में रखते हैं 120। ठीक है, ये एक के दिए हैं, ऑफिसर का ये हो गया, ये अन्य का हो गया, और ये 120 टोटल को यहाँ पे कोई भी टोटल दिया रहेगा यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, नहीं माइनस कर दो। यहाँ पे 460 में माइनस करोगे 120 तो ये 340 आ जाएगा। 110 120 में 110 वो करोगे तो 10 आ जाएगा। तो 1:15 ऑफिसर आ गया, 1:34 आ गया, तो 1:15, तो 34 कर्मचारी कितना आ जाएगा, 15 गुणित 34 आ जाएगा। तो अन्य का कितना है 510 उनकी आय है। अब अगला टाइप देख लेते हैं, इसी में सेम टाइप का है। किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 35 है, तो 35 को सेंटर में ले लेते हैं।
यदि पास हुए छात्रों की औसत अंक 39 है तो पास और फेल 39 दिया है, 39 है, तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में पास हुए हों। ठीक है, अब ये रख लेते हैं 15, 35 माइनस कर दो, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 5:1 है, तो इनका आपका निकाल लो फिर। 6 भाग का मान आपका 120 है, तो 1 भाग का मान हो जाएगा, 1 भाग का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 5 भाग का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आता है क्वेश्चन। अब थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, प्रतिशत देख लेते हैं। आपका एलसीएम वगैरह हो गया और एवरेज हो गया, और परसेंट देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें प्रतिशत में। ये आपका बेसिक है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये डिवाइड कर दिए। 3/4 को प्रतिशत आप लोग जान ही रहे हो 75% होता है। 37% को दशमलव में 37/100। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बेसिक है ये। अब यहाँ पे इनका टाइप चालू होता है, यहाँ से चालू होता है। हाँ, थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को समझ लो। 3% 5% का कितने प्रतिशत होगा? 3/5, 3% 5% का कितने प्रतिशत होगा? तो ये हो गया फिर। ठीक है, 3/5 मल्टीप्लाई 100 बराबर 60% होगा। ये 20 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा? कितना भाग होता है? 5 भाग में 1 भाग 200 ग्राम। 5 भाग करोगे तो 1 kg हो जाएगा, तो ये 20%। 5 भाग 20 पंचे 100। ठीक है, यहाँ से चालू होगा आपका क्वेश्चन ये वाला। एक भिन्न का अंश 250% बढ़ा दिया गया है तथा हर को 400% बढ़ा दिया गया है। एक परिणामी भिन्न 7/9 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है? इसको कुछ नहीं करना है आपको। x और y क्या है आपका? अनुपात है, वही भिन्न है। अब एक समय बढ़ा दिया गया है, 250% बढ़ा दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 100 था, 250 बढ़ा दिया गया, 350 हो जाएगा। 400% बढ़ा दिया गया, मतलब एक को आप 5 कर दिए, तो इसमें कितना वृद्धि हुआ? 400%, तो ये 500 हो जाएगा गुणा। और इनका परिणामी या इक्वल में ही दिया है 7/19, तो ये 7/19 लिख दिए। इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दो आप, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दी जाती है और हर में 300% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी 15/18 प्राप्त होती है। इक्वल 15/18 आएगा बोल रहे हैं, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। 100y 100/y आपको भिन्न हो गया। एक समय गुणा करें, का करते हैं ना तो बढ़ता है, का मतलब गुणा। 250 150 बढ़ाया है तो कितना बढ़ेगा? 100 पहले था, कोई भी संख्या 100% रहता है तो उसमें बढ़ा दिया गया 150, तो कितना वृद्धि हो गया? 100 ऐड कर दिए तो ये 250 हो गया। 300 हर में बढ़ाया है, तो ये हर का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? y मल्टीप्लाई 400। और इनका परिणामी मतलब इक्वल 5/18 है बोल रहे हैं, ये दिया हुआ है। इक्वेशन को सॉल्व करना है, 4/9 आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। रमेश की आयु सुरेश की आयु से 25% अधिक है, तो सुरेश की आयु रमेश की आयु से कितने प्रतिशत कम है? ऐसा जब भी आता है ना, दो आता है तो अनुपात में लो या बराबर टाइप से लो। ठीक है, फॉर्मेट में आप जमाइए, क्वेश्चन बन जाता है। रमेश और सुरेश जैसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना, वैसे ही बस करना है। रमेश की आयु सुरेश की आयु से 25% अधिक है बोल रहे हैं। सुरेश की आयु से अगर अब 100 मान लो, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स में, कोई भी को 100 मानो, 100 ही मानो, 100 के अंतराल में मानो, 100 या 10, और इसमें जितना वृद्धि हो रहा है उसके सापेक्ष अगले में वृद्धि या कमी होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है
रमेश की आयु सुरेश की आयु से 25% अधिक है, तो सुरेश का मान लो आप 100 मान लो, तो इसका 25%, 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है, तो एक्स्ट्रा है बोल रहे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा? 125। अब दोनों का अंतर कितना हो गया? 25 है, ये 25, तो कमी कितना हो जाएगा? 25 बटे 125। टोटल कितना है? 125 है, उसमें से आपको 25 संख्या आ रहा है, मल्टीप्लाई 100% में निकालना है, तो ये आपका ये 20 हो गया। सेकंड में देखते हैं, ए की आयु बी की आयु से 30% कम है, बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है? तो इसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हो 100 है, कम है तो इधर 70 हो जाएगा, तो इसका ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब वृद्धि हो रहा है इसमें, तो 30 बटे ये हो जाएगा, ये अंतर को लिए हैं 30 और ये कितना है? 70 हो गया है, इसी को प्रतिशत में निकालना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक आता है, चावल या कोई भी खाद्य पदार्थ है उसमें वृद्धि हो गया उसका मूल्य में, तो कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि आपका रेट वही रहेगा, मतलब कोई भार ना पड़े, वित्तीय भार, ऐसा क्वेश्चन आता है। सेम पैटर्न में है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, ये एक सेकंड, इसको वृद्धि हो गई, परिवार इसकी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दे? कमी हो गई, ठीक है, तो क्या बढ़ेगा? खपत बढ़ाएंगे, सस्ता हो गया इसलिए ज़्यादा वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ताकि चावल पर होने वाला मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। अगर वृद्धि हो जाता, महंगाई अगर बढ़ जाता, तो क्या करते हैं? खर्च को मेंटेन करने के लिए उसके मात्रा को कम कर देते हैं, तो वही है ये वाला जो 8 किए हैं, ठीक है। वृद्धि 25 की कमी हुई है, और ये 75 कैसे आया? 100 था, 25 का कमी हुआ, तो ये हो गया 75, तो इसका अंतर कितना है? 25, तो इसी को लिख देंगे आप 25 बटे 75, 25 में ही 75, और अगर आपको ये परसेंट निकालना है बोल रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 1/3 हो गया, 100/3 आ गया। फिर क्षेत्रफल पर आधारित, ये बहुत इजी है, एक आयत, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, क्षेत्रफल दिया रहेगा या घन दिया रहेगा या वर्ग दिया रहेगा या फिर शंकु वगैरह दिया रहेगा, मतलब एक भुजा दिया रहेगा, ठीक है, उनका निकालना रहता है, तो वो बहुत इजी है। इसको देखते हैं, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, ये फिक्स क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 10% तथा चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, लंबाई और चौड़ाई को दोनों को बढ़ा रहे हैं, तो औसत में कुल वृद्धि कितना होगा? यहाँ पे 4 टाइप से बनाते हैं, लंबाई दिया रहेगा या भुजा दिया रहेगा, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, इसमें एक को वृद्धि करेंगे, पहले देखते हैं, दोनों को वृद्धि करेंगे या दोनों को कमी कर देंगे, या एक को वृद्धि करेंगे एक को कम कर देंगे, या एक को कम करेंगे दूसरा को वृद्धि करेंगे, और चारों सेम बनेगा। इसमें दोनों को वृद्धि कर दिया जाता है, तो नया वृद्धि, अब दोनों को वृद्धि कर दिया जा रहा है, तो दोनों का वृद्धि हो गया, ठीक है, तो ये 100 में, इसको ऐसा लिख लो, 100 है, पहले पूरा 100 है, 10% बढ़ा दिया जाए तो 110/100, मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 100 पहले से है, 10 बढ़ा दिए तो 110/100, ठीक है, और चौड़ाई को ही 20 बढ़ा दे रहे हैं, तो ये 100 का 20 बढ़ाएंगे तो 120 बटे, अरे कैसे हो गया, हाँ, बटे, ये आपका हो जाएगा 100। अब ये 100 कैंसल, ये 100 कैंसल, 1 0 1 0 1 0 1 0, 11 और 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 32 आएगा, 132 आएगा, 132। तो पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया है? 132, तो कितना का वृद्धि हुआ? 32, वही आंसर है इसका, ठीक है, ये
अब दूसरा देख लेते हैं। इसी में से ये बोल रहा है एक वर्ग की भुजा 25% घटा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगा। क्षेत्रफल भुजा का क्षेत्र वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर तो 2 ठो है, 25% घटा दिया जाए मतलब कितना हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 घटा दिया जाए 100 पहले कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा लिखते नहीं बन रहा है जी। ठीक, ये पहला 100 था, 25% घटा दिया जाए तो 75 हो गया, 75/100। 2 भुजा रहता है तो ये 75 बटे फिर 100 कर लो, 75/100। ये 100 कटा, ये 100 कटा, ये जीरो नहीं, जीरो नहीं कटेगा, सीधा कटा दो। 25 दिया, 25 चौं, ठीक है। अब ये दशमलव में निकल जाएगा, ये दशमलव में आ गया तो इतना की कमी हुई, ठीक है। ये त्रिभुज आधार इतना बढ़ा दिया जाता है, एक बढ़ा दिया जाता है, ये घटा दिया जाता है तो यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे क्षेत्रफल आधार का कितना हो गया 140, मतलब 40% बढ़ा दें तो 140 हो गया। 30% घटा दिया जाता है तो ये 70 हो गया बटे 100। कमी कितना हो गया, पहले 100 था अब 98 हो गया, 2% की कमी हो गया। ये वृत्त, वृत्त की त्रिज्या में वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, पाई को ध्यान मत दो, अब आर को ध्यान दो, आर है तो 2 बार आएगा, 20% की वृद्धि। त्रिभुज में ये हो जाएगा, वर्ग का आयत का दिया है क्षेत्रफल तो 2 भुजा होता है तो 2 बार आएगा, कोई भी प्रतिशत दिया रहता है, लंबाई और चौड़ाई। वृत्त का क्षेत्रफल पाई का कोई मतलब नहीं है, 20% बढ़ा दिया जाए, बहुत इजी है ये। 100 पहले मान लो, 20 बढ़ा दिया जाए 120 हो जाएगा बटे 100। अब 2 बार है पाई आर स्क्वायर, आर मतलब हर भुजा बढ़ेगा तो 120 यहाँ पे लिख देता हूँ, 120 बटे 100। ये जीरो कट गया, ये जीरो, 120 ऐसा था ना, ये 120 100 कटा, यहाँ पे ये कट जाएगा 120 और 120, ये कटा, एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये कटा तो कितना बच गया फिर 12 12, 12 मल्टीप्लाई 12 स्क्वायर करोगे तो 144 आ जाएगा, और 144 का ये 10 कितना आ जाएगा, 144 को 2 बार डिवाइड करोगे तो 7 और 2 72, 72 कैसे आएगा यार, 144 आएगा ना, हाँ डबल जीरो कट गया तो 100 था और 144 हो गया तो कितना वृद्धि हुआ है, 44% का वृद्धि हुआ है। ये गोले की त्रिज्या सेम है, पैटर्न सेम है, कुछ नहीं करना है। त्रिज्या में क्या करना है, त्रिज्या गोले की त्रिज्या आर स्क्वायर ही है, 2 बार हो रहा है, दुगुना कर दिया, करने पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, दोगुना करेंगे तो यहाँ पे 200, ये आर, आर 2 बार लेते हैं तो दुगुना कर दे रहे हो, दुगुना मतलब 100% की वृद्धि करना है उसमें, तो 100 था तो ये 200 हो जाएगा, वही 200/100 और 200/100 और 100 पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 कैंसल, यहाँ पे निकल जाएगा। और ये बेलन है, सेम है बेलन में, एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाती है। ये आ गया, बेलन में आएगा ऊंचाई और आपका त्रिज्या हो जाएगा, तो 2 पाई का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 2 है आर और एच, आर में कितना वृद्धि कर रहे हैं और एच में कमी या वृद्धि कर रहे हैं, सेम पैटर्न निकालना है। आप 100 पहले करो, मल्टीप्लाई करो, त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि तो 120 सेम हो जाएगा, 120/100 मल्टीप्लाई 120/100। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा इसका, ये 144, ऊपर में बनाए थे ये वाला 144 तो 44 का वृद्धि हुआ। अब आयतन है, घन है या आयतन है, तो आयतन में कितना भुजा रहता है,
3 रहता है तो 3 बार हो जाएगा, 20% की कमी बोल रहा है। तो ये यहाँ पे 100 पहले कर दो, 100 मल्टीप्लाई 80 बटे 100 गुणा 80 बटे 100 गुणा 80 बटे 100, 3 बार दिया है। कमी हो रहा है तो जितना भी आंसर आता है ना उसको 100 से वो कर दो, कंपेयर कर दो कितना हो रहा है। अगर वृद्धि हो रहा है तो 100 से कंपेयर कर दो, वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे मान 100 से ज़्यादा आएगा, और कमी हो रहा है मान तो यहाँ पे 100 से कम आएगा, तो 100 से कंपेयर कर दो। 100 का कितना हुआ 51.2, तो कितना बचा है फिर इसमें 48/8। और वृद्धि हुआ रहता है यहाँ पे, जैसे ये 144 हो गया ये, तो 100 का 144 हो गया तो कितना वृद्धि हुआ 44। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नए मूल्य और पुराने मूल्य, हाँ, अब नए मूल्य और पुराने मूल्य के आधार पर चावल के मूल्य में 10% वृद्धि होने से एक व्यक्ति 440 रुपये में पहले से 2 केजी चावल कम पाता है। चावल का नया मूल्य और पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। अब वृद्धि हुआ तो उतने ही रेट में चावल का कम हो जाएगा मात्रा, 440 रुपये में 2 केजी कम पाता है चावल का नया मूल्य। अब वृद्धि कितना हुआ है 440 रुपये गुणा 10% तो 440 का कितना आएगा 10%, 44 बन जाएगा। अब चावल का नया मूल्य कितना हो जाएगा 44/2, 2 केजी कम होता है तो 22 रुपये प्रति केजी, 44 रुपये बढ़ गया है। और 2 केजी का अब कम हो गया है तो ये नया रेट कितना हो गया है 22 रुपये प्रति केजी। और पुराना रेट कितना था आपका 22 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 केजी। ये सेम क्वेश्चन है सेकंड वाला। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है ये वाला से, और आपका ये वाला से आएगा, ये वाला बेलन शंकु गोला जितना भी है आपका घन घनाभ वाला से आएगा ही आएगा, लेकिन प्रतिशत के आधार पे एक पूछता है ये इतना वृद्धि हुआ कमी हुआ तो कितना परिणामी कितना कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, फार्मूला बस वो है, जैसे आयतन में 3 बार करना है एक योग, आयत में करना है 2 बार करना है, त्रिभुज में करना है 2 बार करना है, गोले में करना है 2 बार करना है। गोले का आयतन दे दिया रहेगा तो इसी में आपका ये हो जाएगा, ये 3 हो जाता। गोले का आयतन में वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है तो 3 बार हो जा रहा था। ये वृत्त दिया है तो ये वृत्त का पाई आर स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा 2 बार हो गया तो 2 बार करना है, कमी और वृद्धि। एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स है। ठीक है, नए मूल्य और चावल का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, परीक्षा पर आधारित। राम को एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लेने थे। इसमें उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंक से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है, ये 36% पास होने के लिए आपको लेने थे राम को, उसने 24% अंक प्राप्त किए, 24% अंक प्राप्त किए तो 9 अंक से फेल हो गया। ठीक है, तो इन्हीं का दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 अगर 100 है, ठीक है, 100 एच मान लो तो 9, इसका आपका 9 गुणा 100/12 ये हो जाएगा 4, एज कितना आ जाएगा 75। ठीक है, और यहाँ पे देख लो सेकंड में फिर एच मल्टीप्लाई 36% में वो पास होने वाला था, मल्टीप्लाई 100, और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। एच मल्टीप्लाई 24 अंक प्राप्त किया, लेकिन वो कितना अंक से फेल हो गया, तो 9 अंक मिलता तो पास हो जाता, +9 इधर ऐड कर दिया। अब इसका एज का मान यहाँ से निकाल सकते हो आप पक्षांतर करके, तो एज बराबर ये 75 दोनों आ जाएगा। यहाँ से बनाओ या यहाँ से बनाओ, यहाँ पे 36 पास हुआ, और ये अगर ये फेल हो गया कितने अंक से फेल हो गया 9 अंक, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा और दोनों क्या होगा इक्वल होगा। अगर इतना अंक पाता तो पास होता, मतलब दोनों का डिफरेंट वही है। एज बराबर 75, पूर्णांक कितना है 75,
और इसको आप क्वेश्चन से भी चेक कर सकते हो। डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ इसमें से, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक ऑप्शन में रहेगा 75 है, मान लो जाए ऑप्शन में 75 है। परीक्षा उत्तीर्ण होने के 36 अंक प्राप्त किया, 36% निकाल दो इसका, और ये 24% निकाल दो। 75 का 36% पहले निकाल दो ऑप्शन का, और उसके बाद 24% निकाल दो। 24%, अब दोनों का अंतर यही फेल पास है, तो इसका अंतर कितना आना चाहिए? 9। या आप आंसर चेक करके आप आंसर ला सकते हैं इसमें, ऑप्शन चेक करके। एक परीक्षा में ये सेम है, ठीक है। 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, 30% प्राप्त करने पर 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा इसी परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 20 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो दोनों का इसका डिफरेंट कितना है? 10%। और ये अंक 10% पास, अनुत्तीर्ण हो गया, ये अनुत्तीर्ण 10 हो जाएगा, और ये 20 उत्तीर्ण हो गया प्लस, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 10% कितने के बराबर है? 30 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 300। पूर्णांक कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, पूर्णांक 300 हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये फार्मूला पूर्णांक जब फेल हो, अंकों का योग और अंतर कितना हो रहा है प्रतिशत में, मल्टीप्लाई 100 कर दो। दोनों फेल या दोनों पास हो तो पूर्णांक अंकों का अंतर हो जाएगा, इसमें योग हो जाएगा, पास होगा तो इसमें अंतर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सेम पैटर्न है, अंकों का अंतर और प्रतिशत का अंतर। ये इसमें देख लेते हैं, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 65% विद्यार्थी गणित में पास हुए, तथा 27% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए, तो पास होने वाले अंकों का छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में पहले फेल पास का क्वेश्चन अकॉर्डिंग 70% और 30%, और गणित में पास कितना हुआ है? 65%, और फेल कितना हो गया? 65 हुआ, तो बाकी फेल हो गए 35%। अब कुल फेल हुए छात्र कितना हो जाएगा? 35 + 35 - 27, तो ये क्या कितना हो जाएगा? 38%। ये प्रतिशत में है। अब पास विद्यार्थी 38 फेल हुए, तो पास कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है चुनाव पर आधारित। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, समझना है। यहाँ पे चुनाव में टोटल नहीं निकालना है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें कैसे टोटल नहीं निकालना है इसमें का। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी, एक क्वेश्चन इसमें आएगा सिलेबस में और दिया है चुनाव पर आधारित, आयु पर आधारित, यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक फिक्स है यहाँ से क्वेश्चन। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी ए बी और फेल प्रत्याशी, चुनाव में 2 प्रत्याशी ए बी और फेल प्रत्याशी ए कुल मतों को 48% प्राप्त करता है, और वह कुल 240 मतों से चुनाव हार जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मत कितना है? 100% है। ये 48% प्राप्त करता है, और वह कुल 240 मतों से चुनाव हार जाता है। तो ए अगर 48% प्राप्त किया, तो बी कितना करेगा? 100 में से 52%। और दोनों का अंतर कितना है? ये 244। 4% बराबर कितना है? 244, तो 100% कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। इसमें 3-4 टाइप देता है। यहाँ पे 100% मत हो किए, कुछ में हो जाएगा मैथ अवैध हो जाएगा, कुछ में आगे करेंगे तो मैथ अवैध हो जाएगा, या कुछ लोग वोट नहीं डाले हैं, तो उसको कैसे निकालना है। ये सिंपल 1 टाइप हो गया। सेकंड टाइप इसमें देखते हैं, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी ए तथा बी थे। 10% मत इस चुनाव में अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित किया गया। प्रत्याशी ए को कुल मतों का 50% मत मिलता है, और वह 900 से वोट से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए थे, 100 है, 48 ये प्राप्त किया, तो ये 52 प्राप्त किया। दोनों का अंतर 4% है, और मत का अंतर 240, तो
4% का वैल्यू 240 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, और 100% या टोटल 6000। यहाँ पे 100 से निकाले थे, अभी यहाँ पे अवैध हो जा रहा है मत, मतलब ये 100 था पहले 100%, 10% अवैध हो जा रहा है मत, तो ये 90% हो गया। ठीक है, अब 90% का ही जितना बचा है उसी में से ऊँट मिलेगा ए और बी को। तो इसको मिला ए को 50%, ये 90%, 10 तो यहाँ से आपका अवैध हो गया है, यहीं से आपको काटना है 10 को। 100 में 10 कम हो गया, अवैध हो गया तो 90, अब 90 का वो 50% मिला उनको, तो इसको कितना मिलेगा 40 मिलेगा। ये 90 है ना, 10 तो आपका अवैध हो गया है, तो ये 50 और ये दूसरे को 40। अब दोनों का अंतर कितना है, 50 और 40 का अंतर, ये है आपका 10। तो 10% का वैल्यू आपको कितना दिए है, ये दे इधर ऊँट से विजयी हुआ 900, तो 100 का कितना हो जाएगा फिर 9000। यहाँ पे डायरेक्ट 100 से नहीं निकालना है, अवैध मत दिया है ना, तो वहाँ पे आपको यहीं से 90 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा जितना पाया है, तो ये 40 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना है 10, और 10 का अंतर कितना है ये 900, तो एक का कितना हो जाएगा 90, तो 100 या कुल मत कितना हो जाएगा आपका 9000। आगे बढ़ते हैं, इसमें ये सेम पैटर्न है, इसको देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त किया। इस चुनाव में 25% अवैध मत घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 6000 हो तो दूसरे उम्मीदवार को ने कितने वैध मत प्राप्त किए। अब देखो, कुल वैध मत कितना हो जाएगा 6000 में का 75%, 25% क्या हो गया अवैध हो गया, तो कितना बचा है 75% बचा है, तो कुल मत कितना हो गया 4500 रुपये, 500 मत हो गया, वोट है ना ये। ठीक है, 25% अवैध हो गया तो कितना बचा 75, और टोटल यहाँ पे दे दिया है 6000, तो 75% कितना होगा 6000 का 4500, ये टोटल मैद है, वैध मत है। दूसरे उम्मीदवार को मिले मत, अब यहाँ पे ये टोटल मत है, वैध मत है, 35% मिला है। ठीक है, वैध मतों को 65% प्राप्त किया है ए उम्मीदवार, तो दूसरा कितना करेगा 35%, तो वैध मत का ही 35% करेगा, तो कितना मत प्राप्त करेगा वो 1575। ठीक है, वैध मत यहीं से निकालना है, टोटल दे दिया है 75 है, तो वैध मत हो गया, और दूसरों को कितना मिला है, एक को मिल गया 65%, तो दूसरे को कितना मिलेगा 35%, 35%, तो कितना हो जाएगा 4500 का। ये टोटल मत का नहीं निकालना है, अवैध हो गया है तो उसको काट देना है, वहीं से आपको कम हो जाएगा वो। आय व्यय पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका फार्मूला बेस है, ये इजी क्वेश्चन रहता है ऐसा वाला। एक व्यक्ति अपनी आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 4980 रुपये हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप जानते हैं आय व्यय और बचत। आय बराबर क्या होता है व्यय प्लस बचत। ठीक है, टोटल आय है व्यय और बचत। तो अगर 100 आय है उनका, 83 आय को आप मान लो 100 मान लो, ठीक है, 83 व्यय हो गया, और ये बचत अगर 17 करता है तो व्यय कितना हो गया 83 हो गया। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आय इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आय इक्वल टू व्यय और प्लस बचत। 17% बचत करता है, 17% बचत करता है, तो व्यय कितना करता है 83%, 100% है तो ये कितना आ जाएगा मासिक खर्च। खर्च दिया है आपको 83 बराबर व्यय 4000, 83 भाग का मान कितना है 4980 रुपये, तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा, तो 100 का निकाल लो, फिर एक का मान हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें सेम है ये। अपनी राम अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है।
उसकी आयु में 20% वृद्धि हो जाए तथा उसने अपने खर्च में 10% वृद्धि कर ली तो उसके बचत में कितनी वृद्धि होगी। अब देखिए यहाँ पे ये आय 100 है, आय में वृद्धि हो रहा है 20%, तो ये 120%। पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे 75% खर्च करता है, खर्च में वृद्धि कर रहा है 10%, खर्च में वृद्धि कर रहा है 10%, तो 75 का 10% कितना हो जाएगा 7.5। ये खर्च का हो गया। आय 120 हो गया, खर्च 82 हो गया, तो व्यय कितना हो जाएगा ये निकल गया। अब प्रतिशत वृद्धि 25, 12.5/25 इंटू 100, 50% आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जनसंख्या पर आधारित देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा, सिलेबस में इसको स्पेशल डिफाइन किया है। ये आपका मूलधन टाइप मिश्र धन टाइप से बनता है, सेम क्वेश्चन है मूलधन टाइप से। यहाँ पे क्वेश्चन से पहले आपको ये देख लेते हैं। टी वर्ष बाद गांव की जनसंख्या के लिए डायरेक्ट लगाना है आपका, मिश्र धन वाला लगाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन वाला पी मल्टीप्लाई में है 1+r/100 और ये टी मतलब टाइम, और टी वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या है। तो ये जो मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे पी का मल्टीप्लाई कोष्टक में जो लिखे हैं उसी को आप अपॉन में कर दो, ये बटे में आ जाएगा। और मशीन पर आधारित क्वेश्चन रहता है, एक मशीन पर आधारित है वो सेम है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बाद का हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे समझ आएगा। देखते हैं एक क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि गांव की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या 80,000 हो तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी यहाँ पे 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, तो पी कितना है 80,000, 1+r रेट दिया है, ये 1+ ये वाले फार्मूले में रखना है डायरेक्ट 5/100, और ये टी टाइम कितना दिया है 3, ये 3 रख दिए आप। तो इसको सॉल्व कर लो फिर। 3 वर्ष बाद बोला है तो ये वाला आ जाएगा, और वृद्धि बोला है तो वृद्धि में क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा, कमी में माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें आय व्यय पर आधारित प्रश्न, ये तो हो गया था। हाँ, यहीं पे देख रहे थे, जनसंख्या वाला देख रहे थे। अब किसी गांव की जनसंख्या हो जाएगा, आबादी 6,760 है, 4% वार्षिक गांव की आबादी वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पूर्व ये वाला पूर्व वाला लगा देना है, ये वाले बटे में आ जाएगा आपका, ये आपको बटे में आ जाएगा। ये फार्मूला है, ये टोटल है, पी वाला हो गया, और बटे में कर दो 1+4/100 स्क्वायर में 2 दिया है तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, ये मशीन का फार्मूला है। ठीक है, आगे देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आगे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो डलेगा, यहाँ से आपको प्रॉफिट लॉस से डलेगा, चालू होगा, और बाकी सब कवर किया जाएगा इसमें जितना भी सिलेबस में है। और यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। ये आपका इसमें कंप्यूटर के एमसीक्यू इसको बढ़ा के 500 कर दिया गया है, और इसमें आपको बाल मनोविज्ञान का भी आपका 300+ ऑब्जेक्टिव है, और इसमें करेंट अफेयर पीडीएफ भी रहेगा, 1-2 दिन में एडिट हो रहा है आपका, वो भी मिल जाएगा। मैथ्स से कंप्यूटर का नोट्स भी मिल जाएगा। ये तो सिलेबस ही है। इसका प्राइस आपको 99 रखा गया है। 10 मेगा टेस्ट है इसमें आपका नोट्स रहेगा और टेस्ट लिंक रहेगा, टेस्ट पीडीएफ रहेगा, और क्वेश्चन इसमें सिलेबस अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन है सभी में। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम हम लोग का चैनल है, इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपका कमेंट में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम का, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज है, आप इसको
परचेज भी कर सकते हैं, 99 का है। बाकी इसमें देखेंगे आपका जितने बस सिलेबस में है मैथ्स का क्वेश्चन दिखेंगे, और बाकी जितना भी आपका जो स्टार्टिंग में बताया हूँ ये वाला, ये मैथ्स का रहेगा पूरा, और ये आपका कंप्यूटर का रहेगा। मेन टॉपिक वाइज सिलेबस, इनपुट आउटपुट, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कहाँ कहाँ पैटर्न वो किया रहता है। और बाल मनोविज्ञान का एमसीक्यू रहेगा। बाल मनोविज्ञान का एमसीक्यू आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है। करेंट अफेयर टू द पॉइंट रहेगा, इसमें मेन ही रहेगा, जहाँ 5 नंबर का करेंट अफेयर आना है। और ऐसा करेंट अफेयर तैयार हो रहा है, निश्चित ही आप लोग को सफलता मिलेगी। उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्री में जैसे आया था क्वेश्चन, अभी मेंस के लिए भी बनाया था मैं, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम में देख सकते हैं। उसका अभी लोगो बन गया है, 2 दिन लगभग लगेगा एडिट होने के लिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। और कोई भी दिक्कत हो तो आप, ये वाला मैं नंबर है 7067668778, इसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं, नीचे में भी दिया है। और ये वाला वीडियो आप ध्यान रखिएगा, ये आपको मिलेगा, तो वीडियो को आप शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी तो ठीक है, सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। टू द पॉइंट पढ़ो, ज़्यादा लोड मत लो, ज़्यादा दिन एग्ज़ाम भी नहीं है। और कंप्यूटर और मैथ्स का है मेन। और बाल मनोविज्ञान का 2-3 वैज्ञानिक का नेम पूछेगा, 10 क्वेश्चन आना है। और जो टॉपिक में है बस वही पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ज़्यादा इसी को पढ़ते मत रहो। 2 से 3 आपका 3 क्वेश्चन मान के चलो, वैज्ञानिक रिलेटेड देगा, नेम पूछेगा, उसका थ्योरी पूछेगा। और जो टॉपिक में है टू द पॉइंट पूछेगा। करेंट अफेयर भी, अभी पेरिस ओलंपिक है, क्रिकेट है, विंबलडन है, सैन्य अभ्यास है, नियुक्ति है, टू द पॉइंट पूछेगा। सैन्य अभ्यास हो गया। और अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है, अभी पेरिस ओलंपिक है। पेरिस ओलंपिक में जो मेडल विन हुआ है, अभी कौन से स्थान में है इंडिया, इन सबको पूछेगा। टू द पॉइंट पूछेगा, 5 नंबर का है, ज़्यादा कुछ वो नहीं आएगा। एडिट हो रहा है पीडीएफ, उसमें से कवर हो जाएगा आपको, टेंशन मत लो। आप इधर उधर मत पढ़ो, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़ते रहिए। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिविज़न के लिए है।